हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। और जितना भी इस चीज को अप्रिशिएट किया जाए वो कम है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGMO, DG मिलिट्री ऑपरेशंस जाके सियासतदानों को ब्रीफ किया उन्होंने, और उनके सवालात जो कि 3 घंटे से लगभग पे मुयस्सर थे उन पे जनाब उन्होंने वहाँ पे गुफ्तगू की, उन्होंने सवालात के जवाब दिए, जो भी कंसर्न्स थे पॉलिटिशियंस के उनको एड्रेस किया। सिर्फ 1 घंटे की ब्रीफिंग और 3 घंटे के सवालात, ये आप देख लीजिए। और फिर जब बार बार कहा जाता था चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से, कमर जावेद बाजवा साहब की तरफ से, कि जनाब जमहूरियत के लिए हम खड़े हैं और जमहूरियत के साथ खड़े हैं और जमहूरियत के लिए ही हम काम करेंगे, जमहूरियत को कोई खतरा नहीं है फौज से। सो मेरे ख्याल में इससे आगे कोई बात रह नहीं जाती। जहां पे Q&A सेशन जो है इतना लंबा हो, नॉर्मली होता ये है टू अवॉइड द Q&A सेशन, सवालात के जवाब जो होते हैं उनको, उनसे बचने के लिए जो प्रेजेंटेशन होती है उसको खींचा जाता है, स्ट्रेच किया जाता है। लेकिन 1 घंटे की प्रेजेंटेशन थी, 1 घंटे जनाब बोला गया, 1 घंटा बताया गया, और उसके बाद 3 घंटे सियासतदानों के सवालात जो थे उनके जवाब दिए गए। मेरे ख्याल में अब सियासतदानों को भी थोड़ी सा समझ आ जानी चाहिए कि जिस हर चीज पे जो ब्लेम दिया जाता है फौज पे, कि शायद धरने थे तो फौज ने करा दिए, शायद जनाब कोई और गड़बड़ हुई तो उसके पीछे भी फौज का हाथ है, तो इस पे भी मेरे ख्याल में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बड़े खुल के, और आपके पास उसके सबूत हो मुझे दे, मैं खुद रिजाइन कर दूंगा। इससे आगे और कौन सी बात हो सकती है? अब क्या सियासतदान भी इस चीज से जनाब अभी भी सेटिस्फाइड है या नहीं? कुछ सियासतदान मेरे साथ ऐसे मौजूद है आज मेरे शो में जो कि उस ब्रीफिंग में प्रॉब्ली मौजूद भी थे, और उनसे भी मैं बात करना चाहूंगा। सिराजुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सेनेटर गौस मोहम्मद नियाजी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सेनेटर मुर्तजा वहाब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और कुछ ही देर में प्रॉबली फवाद चौधरी साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप लोग तशरीफ लाए। मैं शुरू करना चाहूंगा सिराजुल हक साहब से। सिराजुल हक साहब, आर यू सेटिस्फाइड जो आज फौज की तरफ से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया, जो ब्रीफिंग दी गई, और इतना बोल्डली जब कहा गया कि जनाब धरनों के पीछे फौज का कोई हाथ नहीं है, और अगर इस किस्म की कोई निशानदेही भी कर दे तो चीफ खुद जो है रिजाइन करने के लिए तैयार है। सो आप क्या कहते हैं इस पे जनाब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो चीज़ ठीक हो उसको ठीक कहना चाहिए, और आर्मी चीफ आना, ब्रीफिंग देना, इससे खुद फौज को भी फ़ायदा हुआ और ईवान को भी फ़ायदा हुआ, और जहाँ भी एतमाद बहाल होता है, फासले कम हो जाते हैं, उससे मुल्क को तरक्की हुआ। तो इस एक्सरसाइज को जारी रखने की ज़रूरत है। बाकी उनका ये अच्छा पैगाम था कि माजी की गलतियों को कुरेदने से ज़ख्मों में इजाफा होगा, इसलिए हमें आगे की तरफ जाना चाहिए, और बैनुल-अक़वामी दबाव अगर है उसका मुकाबला हम मिलकर ही कर सकते हैं। किसी एक इदारे पर या एक हुकूमत पर या किसी एक पार्टी पर ढालना मुनासिब नहीं है। और उन्होंने मेरे ख्याल में बड़े खुलकर हर सवाल का जवाब दिया, तल्ख और शीरीन हर तरह के सवालात भी हो गए। लेकिन ये एक बहुत अच्छा इक़दाम था जिसको हम अप्रिशिएट करते हैं, और ये पहले से अगर होता तो जो हालात पर जो गुबार है ये भी ना होता। मुर्तजा वहाब साहब, आर यू सेटिस्फाइड विद ऑल दिस एक्सरसाइज जी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई थिंक राना साहब, आज का जो दिन है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री सिस्टम में डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा दिन है। जो लोग कयास आराइयाँ करते थे कि शायद सिविल मिलिट्री रिलेशनशिप स्ट्रेंड है, शायद जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है उसके ऊपर डाउट्स हैं, उन तमाम चीज़ों को आज आई थिंक खामोश हो जाना चाहिए। आज जो आर्मी चीफ अपनी तमाम मिलिट्री लीडरशिप के साथ सेनेट की कमेटी के सामने पेश हुए, मैं समझता हूँ ये अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। जिस तरीके से डिटेल्ड प्रेजेंटेशन दी गई डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन की तरफ से,
जिस तफसील के साथ पार्लियामेंटेरियंस को अप्राइज किया गया, ये बहुत ही खुशाइन था। और उसके बाद जो 3 घंटे का जो क्वेश्चन आवर सेशन हुआ, जो कि बहुत, मैं मतलब एज अ पार्लियामेंटेरियन मैं समझता हूँ बहुत ही पॉजिटिव चीज़ थी। जो सवालात पार्लियामेंटेरियंस के, सेनेटर्स के जहनों में थे, उन्होंने खुल के वो सवाल पूछे। और जो अप्रिशिएट करने वाली बात है, जो कमेंडेबल बात यह है कि आर्मी चीफ ने उन तमाम चीज़ों का बहुत ही इत्मीनान के साथ, बड़ी तफसील के साथ, मुफस्सिल तरीके से जवाब दिया, सेटिस्फाई किया उन्होंने सेनेटर्स को। उन्होंने बताया जो चीज़ें वो पाकिस्तान की डिफेंस के लिए कर रहे हैं, पाकिस्तान के सरहदी इलाकों में जो साजिशें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होती हैं, उसको काउंटर करने के लिए जो चीज़ें वो कर रहे हैं, बहुत खुशाइन थी। मैं समझता हूँ हर पार्लियामेंटेरियन, हर सेनेटर बड़ा सेटिस्फाइड था, बड़ा खुश था इस चीज़ से। और जैसे कि सिराजुल हक साहब ने कहा कि होपफुली ये पहली बार और आखिरी बार नहीं होगा, ये बार बार होता रहेगा। और इसी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के साथ हम पार्लियामान और पार्लियामानी रिवायत को आगे लेके चलेंगे इंशाअल्लाह। कोई ऐसा क्वेश्चन शेयर करना चाहेंगे आप मुर्तज़ा साहब को कि बड़ा ही कोई किसी पार्लियामेंटेरियन या पॉलिटिशियन की तरफ से आया हो, जो कि बड़ा ही कोई चुभने वाला सवाल नहीं होता, वो कोई आप शेयर करना चाहेंगे? और मैं आई एम श्योर कि उसका भी जवाब दिया होगा चीफ ने। राना साहब, पहली चीज़ तो मैं गुजारिश ये करूं कि ये एक पब्लिक सेशन नहीं था, ये इन कैमरा ब्रीफिंग थी। तो इसके अंदर बाय वर्चू हम ओथ के पाबंद हैं, हम इस तरह की बातों को डिस्क्लोज नहीं कर सकते जो कि वहाँ ब्रीफ किया गया, और वहाँ पे आई थिंक मुनासिब नहीं होगा। लेकिन मैं ये आपको बताऊं कि सेनेटर्स ने बड़े खुल के सवालात पूछे, जो उनके इश्यूज थे, जो उनके हिसाब से पाकिस्तान को दरपेश हैं, और आर्मी चीफ ने बड़ा कैटेगोरिकली, बड़ा खुल के उन तमाम चीज़ों का जवाब दिया, और हर कोई सेटिस्फाइड था। और इस तमाम प्रोसेस में जो माहौल था सेनेट का, वो बड़ा पॉजिटिव था, कोई आपको नेगेटिव चीज़ नज़र नहीं आई। बहुत ही मजाक और बहुत ही लाइटर वे में बातचीत हुई, गुफ्तशनीद हुई, जो कि बहुत खुशाइंद है, मैं समझता हूँ। अच्छा, दैट्स वेरी नाइस, दैट्स वेरी गुड। कोई स्ट्रेटजी के बारे में बात हुई, यानी कि कोई इनपुट एज सच नहीं मिलती पॉलिटिशियंस की तरफ से, और एज फार एज द फॉरेन पॉलिसी इज कंसर्न्ड, एज फार एज द कश्मीर पॉलिसी इज कंसर्न्ड, और सो मच सो के यहाँ तक चीफ ने कहा कि अगर धरनों में कोई ऐसी कोई चीज़ नज़र आती है या जिसकी निशानदेही अगर कर दी जाए कि फौज उसमें इन्वॉल्व थी, तो वो रिजाइन देने के लिए भी तैयार है। पॉलिसी एज सच क्यों नहीं आती, इनपुट क्यों नहीं आती फॉरेन पॉलिसी में पॉलिटिशियंस की तरफ से? क्या ख्याल है इसमें सिराजुल हक साहब, क्यों नहीं आती? क्या कैपेसिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, या ये है कि जनाब जब भी फॉरेन पॉलिसी बनाने की या उसको पेश करने की बात आती है तो सिराजुल हक साहब ये क्यों सोचा जाता है, ये क्यों देखा जाता है जीएचक्यू की तरफ के वही बनाए सब कुछ? देखिए राना साहब, आप किसी भी मुल्क में फौज को और हुकूमत को अगर आप जुदा कर ले तो वो मुल्क कैसे चलेगा? और अगर एक मुल्क मजबूत है तो इसका मतलब यह है कि उस मुल्क का फौज मजबूत है। अमेरिका क्यों सुपर ताकत है? इसलिए कि वहाँ की फौज भी मजबूत है, कानून भी मजबूत है, उनके खारिजा पॉलिसी भी अच्छी है। हमारे मुल्क में ये एक मसला है कि हम चाहते हैं कि काम मैं ना करूं तो मदारी दूसरों पे डालूं। सपोज मैं कहूँगा कि अगर इस मुल्क में मार्शल लॉ जब भी आया है, और हमेशा अवाम ने भी और सियासतदानों ने भी उसको नापसंद किया, उसके खिलाफ फिर तहरीक भी चली है, लेकिन हर मार्शल लॉ के माहौल भी सियासतदानों ने बनाया। अब देखें 1958 में सियासतदान आपस में लड़ पड़े, अयूब खान का मार्शल लॉ आया। 1977 में सियासतदान आपस में लड़ पड़े, फिर ज़िया हक का मार्शल लॉ आया। फिर 1999 में सियासतदानों ने एक दूसरे को कबूल नहीं किया, जनाबे परवेज मुशर्रफ आ गए। तो मसला खुद क़ियादत का है। अगर स्पेस ना हो, अगर खाली जगह ना छोड़े, कोई उसको पुर नहीं करता है, लेकिन जहाँ खाली जगह हो फिर हर कोई आकर उसको पुर करना या तो अपना परस समझता है या मजबूरी समझता है। तो अब मैं बात करूंगा खारिजा पॉलिसी पर। अब देखिए गुज़श्ता 4 सालों से हमारा वज़ीर खारिजा ही नहीं था,
तो अगर वजीर खारिजा ना हो तो कौन? ये तो एक बहुत बड़ा फुल टाइम काम है, एक जबरदस्त बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन उसका नतीजा तो कुछ निकला ना। उसका नतीजा यही निकला कि पाकिस्तान तनाव हो गया। अब जब वजीर खारिजा बन गया कुछ ना कुछ काम शुरू हो गया है। तो मेरे ख्याल में फौज का और अवाम का एक पेज पर होना इस वक्त बहुत ज्यादा जरूरी है। और यह ठीक है कि पाकिस्तान की जो फौज के खिलाफ आलमी प्रोपेगेंडा भी है, इसलिए कि फौज को तनहा किया जाए तो भी पाकिस्तान का नुकसान, पाकिस्तान की कौम को फौज के सपोर्ट से महरूम किया जाए तो भी पाकिस्तान का नुकसान। इसलिए आज की सेशन से यह पैगाम मिला कि ठीक है, हमारे दरमियान सियासी इख्तिलाफात अपनी जगह पर, और सियासी इख्तिलाफ तो पार्टी के अंदर भी एक चीज के बारे में हो जाती है, लेकिन सिक्योरिटी के हवाले से, अपने डिग्निटी के हवाले से, कौमी वक़ार और आज़ादी के हवाले से हम बिल्कुल एक पेज पर है। अब देखिए, एक बात बाजो साहब ने की, बड़ी अच्छी बात की कि इंडिया के सियासतदान जब बाहर जाते हैं तो बाहर जाकर फिर मुल्क की बात करते हैं, फिर वहां अपने लोकल सियासत अमेरिका में, लंदन में डिस्कस नहीं करते। लेकिन यहाँ के सियासी लीडर जब बाहर जाते हैं तो वहां भी वही माहौल बनाता है और एक तमाशा बन जाता है। तो मेरे ख्याल में जो चीज अच्छी है हमें कबूल करना चाहिए, जो चीज बुरी है उसको बुरा कहना चाहिए। मेरा ये ख्याल है कि जो लोग शकूक और शुबात पैदा करते थे और गर्दो गुबार उड़ाकर अपने अपने मकासद पूरा करते थे, आज की सेशन से वो गर्दो गुबार भी बैठ गया और एक नॉर्मेलिटी हमारे माहौल में आई। आज दो डेवलपमेंट हो गए, एक हल्का बंदियों के हवाले से वो बिल भी पास हुआ, तो 84 लोगों ने उसके हक में वोट दिया, और आज ये मुश्तरका सेशन आर्मी चीफ के साथ हो गया। दोनों ऐसे पॉजिटिव साइन है कि एक स्टेबल और मजबूत और मुस्तकिम पाकिस्तान की तरफ एक सफर है जो आज आगाज हो गया है। बिल्कुल ठीक है जी। नियाजी साहब, गौस मोहम्मद नियाजी साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, व्हाट इज, आप इनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जमात इस्लामी का सिराजुल हक साहब का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। माय क्वेश्चन इज स्टिल द सेम फॉर यू आल्सो, कि क्या ख्याल है यहाँ पे क्यों फॉरेन पॉलिसी की इनपुट पॉलिटिशियंस की तरफ से नहीं आती रही, और अगर पीछे देखा जाए मुड़ के तो कोई ऐसा कश्मीर की पॉलिसी हो तो पॉलिटिशियन कोई ऐसा फॉरेन पॉलिसी बना के नहीं देते, कोई वैसे अगर कोई इंटरनेशनल लेवल पे अगर अमेरिका के साथ फॉर दैट मैटर अगर पॉलिसी का कोई मसला हो तो वो भी इनपुट जो है नहीं मिलती है सच, लेकिन शोर बहुत मचाया जाता है। व्हाई इज इट सो जी? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। राना साहब, बात यह है कि आजकल पाकिस्तान जिन हालात से दो चार है, अंदरूनी तौर पर या बैरूनी तौर पर, इस वक्त तो तमाम हमारी मिलिट्री और जो पॉलिटिकल लीडरशिप है इसको एक पेज पे आना चाहिए। और जब भी हमारी मिलिट्री और सिविल क़यादत एक पेज पे आई तो हमेशा उसको कामयाबी नसीब हुई। अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री देखें, 65 की वार हुई तो उसमें हमारे तमाम सियासी क़ुव्वतें जितनी हैं और हमारी मिलिट्री क़यादत एक पेज पे थी, तो पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की। 71 में अगर नहीं थी तो फिर हम शिकस्त हुई। जय साहब, लेकिन आई एम टॉकिंग अबाउट द फॉरेन पॉलिसी की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ, फॉरेन पॉलिसी, अब जो देखो, इससे पहले यही इंप्रेशन था कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी जो है वो फौज बनाती है, इससे पहले जितने आर्मी चीफ हैं उनका एक उस रोल होता था। लेकिन आज बाज साहब ने कहा कि आप खारजा पॉलिसी बनाएं, और उन्हें इस चीज़ की निशानदेही भी की कि चूँकि पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा पहले नहीं था तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ बाहर के मुल्कों में सही तरीके से पेश नहीं किया जा सका, क्योंकि वो वज़ीर आज़म के पास था, तो वज़ीर आज़म साहब के पास इतना नहीं टाइम होता था कि वो बाहर जाके वो करे। लेकिन ये उनका अपना व्यू था। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब ने वज़ीर ख़ारजा क्यों नहीं मुकर्रर किया, उनका अपना व्यू होगा, वो ख़ुद बता सकते हैं कि क्यों नहीं किया। ज़ाहिर है हम ये तो नहीं कह सकते उन्होंने जानबूझ के नहीं किया। मियाँ साहब 10 साल इस जनूबी एशिया के 10 सबसे एक्सपीरियंस जो है वज़ीर आज़म है, 10 साल ठीक है, लेकिन पता है माय क्वेश्चन स्टैंड्स देयर। न्याजी साहब, मैं फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद है, फवाद चौधरी साहब से मैं जरा पूछना चाहूंगा। फवाद चौधरी साहब, व्हाट वाज द इशू के जो फॉरेन पॉलिसी की इनपुट जो है वो एज सच कभी दी नहीं गई पॉलिटिशियंस की जानिब से, और ना फॉरेन पॉलिसी चाहे वो कश्मीर पे हो, चाहे वो सोल सुपर पावर जो अमेरिका के लिए बनाई जानी हो, या फॉर दैट मैटर रीजन के लिए, साउथ एशिया के लिए बनानी हो या एशिया के लिए बनानी हो, कोई इनपुट फवाद चौधरी साहब पॉलिटिशियंस की जानिब से हतमी तौर पे या पॉलिसी एज सच बना के
क्यों पेश नहीं की गई? मुझे याद पड़ता है कि पिछली गवर्नमेंट में एक इनपुट मांगी गई थी पॉलिसी के जहाँ तक ताल्लुक है, फॉरेन पॉलिसी के ताल्लुक जो है मुतालिक, तो उन्होंने जो इनपुट दी थी वो तो ओ लेवल या मैट्रिक के बच्चे भी उससे ज्यादा अच्छी इनपुट दे सकते थे। लेकिन व्हाट इज द रीजन जी फवाद चौधरी साहब? मुबशर साहब, पहली बात तो यह है कि हमारे पॉलिटिशियंस ये फॉरेन पॉलिसी को तो छोड़ दें, किसी भी मामले के ऊपर कोई इनपुट देने की सलाहियत नहीं रखते। उसकी वजह यह है कि ज़्यादातर लोग जो असम्बलियों में आते हैं वो बुनियादी तौर के ऊपर तो काउंसलर बनना चाहते थे, या वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट मेयर बनना चाहते थे, नाज़म बनना चाहते थे। वो तो इसलिए असम्बली में है कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं है। सो चूँकि पॉलिसी मेकिंग का उनको तजर्बा नहीं है, पॉलिसी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, लिहाजा वो असम्बली में आ गए हैं, क्योंकि और कोई काम करने वाला नहीं था। पहले अब्बू इलेक्शन लड़ा करते थे, उससे पहले दादा इलेक्शन लड़ा करते थे, और अब उनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई है, इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन लड़ा है और आ गए हैं। सो ज़्यादातर जो लोग हैं इस वक्त असम्बलियों में, उसलिए उनकी डिबेट का जो स्टैंडर्ड है असम्बली के अंदर वो बहुत ही पुअर है। इस वक्त जो डायलमा है सिविल गवर्नमेंट का वो भी यही है कि जो फंक्शनैलिटी है कैबिनेट की और असम्बली की वो है ही नहीं है। जो कमेटीज का जो फंक्शन है उसका कमेटीज का फंक्शन ही नहीं है, सवाए सेनेट में अगर आप देखें कि फाइनेंस कमेटी है जो सलीम मांडवीवाला के तहत उसने काम किया है और उसने दिखाया है। जब भी आपको खुशकिस्मती से कोई अच्छी कमेटी का सरबराह मिल जाए तो वो फिर कमेटी चलती है जिससे आपको थोड़ी बहुत पॉलिसी के ऊपर मदद मिलती है। अदरवाइज तो या ब्यूरोक्रेट्स बना के देते हैं पॉलिसीज, या फिर अब फौजियों ने जो है वो अपना उसमें डाल दिया है। सो जब फौजी और ब्यूरोक्रेट्स पॉलिसीज बनाते हैं उसमें जो सारे एक खराबी हो सकती है, क्योंकि पॉलिटिकल अथॉरिटी उसमें नहीं होती। इसकी वजह से हमारी अथॉरिटीज़ जो है, हमारी जो पॉलिसीज़ हैं उनमें बहुत आम आदमी का उस तरह का इनपुट नहीं है। जब तक हमारे पॉलिटिशियंस ये नहीं समझेंगे कि पार्लियामेंट का फंक्शन क्या है, कैबिनेट का फंक्शन क्या है और क्यों पॉलिसी साजी जो है वो यहाँ पे होनी चाहिए, उस वक्त तो मामला असल ताकत तो फिर फौज के पास रहेगी या ब्यूरोक्रेसी के पास रहेगी। अभी भी आप देख रहे हैं कि फॉरेन डिग्नेटरीज आते हैं, वो 5 मिनट बात करते हैं शाहिद खाकान अब्बासी से या कैबिनेट से, लेकिन कमर बाजवा साहब से घंटा डेढ़ मुलाकात होती है। इसलिए कि जो पॉलिसी है पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो फौज बनाती है। लिहाजा जो लोग आते हैं उनके पास इतना टाइम तो नहीं है कि वो फजूल टाइम ज़ाया करें। उनको पता होता है उनके सफारत खाने बताते हैं कि कहाँ पे पॉलिसी बनती है और वो जाते हैं वहां पे बात करते हैं। मैं थोड़ा सा पॉलिटिशियंस की मैं वापस आता हूँ मुर्तज़ा साहब, मैं एक ब्रेक ले लूँ, मैं आपसे भी बात करना चाहूँगा। सबके लिए मेरा ये सवाल है, पॉलिटिशियंस की कैपेबिलिटी जो है इन्हेंस कैसे की जा सकती है ताकि पॉलिटिशियंस भी इनपुट दे सके। अगर पॉलिटिशियंस इनपुट नहीं देंगे तो फिर मजबूरन फौज को ही वो काम करना पड़ेगा। और मेरे ख्याल में पॉलिटिशियंस जो हैं, ये पार्लियामेंटेरियंस जो हैं, जैसे कि चीफ ने भी आज कहा, पॉलिटिशियंस का काम, ये पार्लियामेंटेरियंस का काम जो है बेसिकली वो पॉलिसी मेकिंग है। गलियां साफ कराना या नाले ठीक कराना उनका काम नहीं है, या उनको जो बजट्स मिल जाते हैं जिन पे वो भी एक दूसरी डिबेट शुरू हो जाएगी। लंबे चौड़े जो बजट्स मिल जाते हैं, लंबे चौड़े पैसे जो मिल जाते हैं, डेवलपमेंट फंड्स जिसको कहते हैं, उसके चक्रों में वो पड़ जाते हैं। वो मेरे ख्याल में उनका काम नहीं है, लोकल गवर्नमेंट्स का काम है। सो वो उस पे तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं पॉलिटिशियन जो या पार्लियामेंटेरियंस, और जो कि काम एक निचले लेवल का है। इसलिए पॉलिसी का तो काम आता ही नहीं है, पॉलिसी का तो काम पीछे ही रह जाता है। एक ब्रेक ले लूँ, वापस आता हूँ और आप सबसे फिर यही सवाल करूंगा कि जनाब इसको पॉलिटिशियंस की जो कैपेबिलिटीज है उनको इनहेंस करने के लिए क्या किया जा सकता है, इस छोटी सी ब्रेक के बाद। पॉलिटिशियंस की जो एबिलिटीज है, कैपेबिलिटीज है, उसको कैसे इनहेंस किया जा सकता है ताकि वो भी बजाय इसके के डेवलपमेंट फंड्स पे याशियां करें या फिर वो डेवलपमेंट फंड्स के चक्कर में पड़ जाए और डेवलपमेंट के चक्करों में पड़ जाए। इंस्टेड उनको चाहिए ये कि पार्लियामेंटेरियंस जो बैठे हुए पॉलिसी मेकिंग में अपना हिस्सा डाल सके। उनकी एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज कैसे इनहेंस की जा सकती है। मुर्तज़ा साहब, यू वर अबाउट टू से समथिंग बिफोर वी वेंट फॉर द ब्रेक। जी प्लीज कंटिन्यू। देखिए राना साहब, कोई भी सिस्टम हो उसको एक इर्तिकाई अमल से गुजरना होता है, वो इवॉल्व होता है आहिस्ता आहिस्ता। बदकिस्मती से हमारे यहाँ सिस्टम कोई भी हो वो इवॉल्व नहीं हो पाया। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि आज जो इस सेनेट के अंदर इतना लैंडमार्क दिन हम जिसकी बात कर रहे हैं, हर कोई कह रहा है बहुत बड़ा दिन था।
पिछले 3-4 सालों ने सेनेट ने काम किया, सेनेट के मेंबरान ने काम किया, चेयरमैन सेनेट ने काम किया, उसकी कमिटीज़ ने काम किया, तो आज हमने ये दिन देखा कि लोग सेनेट को सीरियसली लेते हैं। सेनेट के अंदर सीरियस बिजनेस कंसिडर होता है, हमारी कमिटी ज़्यादा फंक्शनल है। आज जो आर्मी चीफ प्रेजेंट हुए वो सेनेट के सामने पेश नहीं हुए, वो कमेटी ऑफ सेनेट ऑफ द होल के सामने पेश हुए। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये जो इर्तिकाई अमल है ये चला, लोगों ने सेनेट को अहमियत दी, चेयरमैन सेनेट ने ऐवान को अहमियत दी, सेनेटर्स ने अपने ऐवान को अहमियत दी, तो आज हम इस स्टेज पे पहुंचे। इसके बरक्स आप हमारे वज़राए आज़म को देखें, मैं मियाँ साहब की बात करता हूं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करते हैं। मियाँ साहब कितनी बार अपने 4.25 साल दौरे हुकूमत में कौमी असेंबली और सेनेट आए थे, कितनी बार वो अपनी कैबिनेट मीटिंग्स करते थे, वो अपने लोगों को साथ लेकर चलते नहीं थे। जब आप इस तरह का आपका तर्ज हुक्मरानी होगा तो आप कैसे चीज़ों को इवॉल्व कर सकेंगे। तीसरी बुनियादी बड़ी अहम चीज़ कि जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए। जिस मुल्क का वज़ीर ख़जाना नहीं होगा, जब वजारत ख़जाना वज़ीर ख़ारजा नहीं होगा, जब वजारत ख़ारजा के ओहदे पर कोई बराजमान नहीं होगा, तमाम अपोजिशन पार्टीज़ बार बार ये कहेंगी कि मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है, इंटरनेशनल जो सिचुएशन है, हमें एक प्रोएक्टिव फॉरेन मिनिस्टर की ज़रूरत है। मियाँ साहब ने बात नहीं मानी ऑपोजिशन की, उसका नतीजा क्या हुआ कि 4.5 सालों में आपका जो फॉरेन ऑफिस था वो डिसफंक्शनल रहा, उसकी समरीज मूव नहीं हो पाई, वो अपना काम नहीं कर पाया। इसके बरक्स पिछले आप 3 महीने के अंदर आपका फुल टाइम फॉरेन मिनिस्टर आ गया, तो लोगों के सामने एक डिफरेंस नज़र आ रहा है। आप उनकी अप्रोच से डिसएग्री कर सकते हैं, बट एटलीस्ट आपको नज़र आता है कि आपका एक वज़ीर ख़ारजा मौजूद है जो कि किसी दिन बीजिंग में बैठा है, किसी दिन वो रियाद में बैठा है, किसी दिन वो लंदन में बैठा है, किसी दिन वो वॉशिंगटन में बैठा है। वो एक प्रोएक्टिव तरीके से कम से कम पाकिस्तान का जो नैरेटिव है, जो पाकिस्तान का बयानिया है, वो दुनिया के सामने रख तो रहा है। तो बेसिक चीज़ जो मैं समझता हूँ पिछले 4.5 सालों में जो अनफॉर्चुनेट चीज़ थी वो ये थी कि पार्लिमानी तर्ज हुक्मरानी को, पार्लिमानी रिवायात को, जमहूरी रिवायात को फ़ौक़ियत मियाँ नवाज शरीफ ने नहीं बख्शी, जिसकी वजह से हमें नुकसान होता है। तो मैं समझता हूँ कि जो आज हम जिस सिचुएशन पे पहुँचे हैं वो सेनेट ने प्रूव किया है कि इट कैन इवॉल्व इनटू ए क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन, एन इंस्टीट्यूशन विच कैन ट्रूली रिप्रेजेंट द पीपल ऑफ द फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान। और इंशाल्लाह अगर इसी तरीके से कौमी असेंबली भी अपना काम करती रही और हमारी बाकी जो सूबाई असेंबलीज हैं वो भी अपना काम करती रही, लेजिस्लेशन पे, पॉलिसी पर फोकस करके, तो मेरे ख्याल में वो दिन दूर नहीं कि वाकई में पार्लियामेंटेरियन जो हैं अपना रियल काम कर पाएंगे। यू आर एब्सोल्युटली राइट। फवाद चौधरी साहब, लोकल गवर्नमेंट एक चीज और बड़ी जी सॉरी मैं ये क्या बोला फवाद चौधरी की बात को आगे बढ़ा रहा था। मुर्तजा ने जो बात की है, अब जाहिर है मुर्तजा वहाब जैसे सेनेटर्स तो एसेट हैं और ऐसे ही सेनेटर्स जो हैं वो पार्टीज को आगे लाने चाहिए। जिस तरह से अभी सेनेट में जब मुर्तजा आए हैं और इससे पहले जब सिंध की गवर्नमेंट में थे, तो ये इनका जैसे लोग हैं जो पॉलिसी के ऊपर बात कर सकते हैं, और भी लोग हैं कुछ जो बात कर सकते हैं। लेकिन मेरी बुनियादी बात यह है कि जब तक आप स्ट्रॉन्ग लोकल गवर्नमेंट्स नहीं लाएंगे, वो लोग जिनका एजेंडा लोकल एजेंडा है सिर्फ, वो फिर वो आ जाते हैं, असम्बलियों में आ जाते हैं और उनका पॉलिसी से या बड़ी पॉलिसी से कोई इंटरेस्ट नहीं होता। हमारे जो आम असम्बली के मेंबर्स आते हैं वो सिर्फ 3 कामों के लिए आते हैं कि फंड्स मिले ताकि उनको जो है चले अपने कुछ डेवलपमेंट्स भी करा सके, कुछ और भी काम कर सके, एसपी मर्जी का लगे और पटवारी मर्जी का लगे, चौथा कोई इंटरेस्ट नहीं होता। तो जब तक ये कल्चर चेंज नहीं होगा उस वक्त तक तो फिर मामला नहीं चल पाएगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। एक चीज का और जवाब दीजिएगा फवाद चौधरी साहब। एक चीज बिल्कुल जो हवा में गर्दिश करती रहती है कि जी प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आ जानी चाहिए, उस पर बातें हो रही हैं, जनाब ये हो रहा है वो हो रहा है, उसको भी आज बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया कि ऐसी कोई चीज़ सामने नहीं है या कोई ऐसी चीज़ वर्केबल नहीं है, ना उस पर कोई वर्किंग हो रही है। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट जी फवाद चौधरी साहब? देखिए मुबश्शिर साहब, हमारे हमसाये में अभी अफगानिस्तान में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है और वहाँ पर बहुत सीरियस डिबेट है कि हमें पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जाना चाहिए। ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, दोनों के अपने अपने बहुत एज हैं,
दोनों के अपने अपने बहुत नुकसानात हैं। पाकिस्तान में फिलहाल जो स्ट्रक्चर है, जहां पंजाब अकेला 2/3 के बराबर है बाकी पाकिस्तान के, वहां पर तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म सोचा भी नहीं जा सकता। जब तक इससे प्रेसिडेंशियल फॉर्म से पहले जब तक आप सूबों को रीस्ट्रक्चर नहीं करेंगे, आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म पाकिस्तान जैसे मुल्क में नहीं सोच सकते। लेकिन ये एक लंबी डिबेट है, इसके ऊपर जो है वो अगर आप पूरा प्रोग्राम रखेंगे तो फिर जो है वो मैं आपको मेरे पास भी कुछ टाइम होगा जहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूंगा कि क्यों प्रेसिडेंशियल फॉर्म होना चाहिए और क्यों नहीं होना चाहिए, और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो कंसेंसस है इस वक्त, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म पे है, 1973 के आइन के ऊपर है। 1973 के आइन को छेड़ा गया तो ये कंसेंसस नहीं बन पाएगा, लिहाजा उसको अभी हमें डिबेट को बिल्कुल बात ही नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। मैं ब्रेक पे जाऊंगा, ब्रेक से वापस आऊंगा। तो सिराजुल हक साहब, आपके लिए मेरा एक सवाल है कि जब यहाँ पे इतनी डेवलपमेंट हुई सेनेट के अंदर और एक बड़ा खुशगवार माहौल था, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वाज देयर, डीजी मिलिट्री ऑपरेशन वाज ओवर देयर, बड़ा Q&A सेशन हुआ, ब्रीफिंग हुई एंड एवरीवन वाज हैप्पी। कई ऐसी चीज़ें थी जो कि क्लैरिफाई करते करते यहाँ पे महीनों गुजर जाते थे। फौज कहती थी जी हमने नहीं किया ये काम, और पॉलिटिशियन कहते हैं नहीं जी नहीं, फौज नहीं किया है सारा काम। सो वो सारी चीज़ें जो है ख़त्म होगी। बट एट द वेरी सेम टाइम सिराजुल हक साहब, यहाँ पे लाहौर में कादरी साहब ने एक डेडलाइन दे दी 31 दिसंबर की। उस पर मैं चाहूँगा कि आप अपनी इनपुट दें, और मैं न्यायी साहब से भी कहूँगा वो भी अपनी इनपुट दें। व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन वन एंड, एक बड़ी अच्छी यहाँ पे सारा दिन की एक्सरसाइज हुई सेनेट की कमेटी के आगे, एंड ऑन द अदर हैंड पंजाब के आगे कादरी साहब कहते हैं जी कि मैं तो डेडलाइन दे रहा हूँ जी 31 दिसंबर की, आप लोग सब लोग रिज़ाइन करें, पंजाब की काबीना रिज़ाइन करे, CM पंजाब रिज़ाइन करे, सब लोग रिज़ाइन करें। क्या कादरी साहब यहाँ पे हुकूमत अपनी बनाना चाहते हैं पंजाब में, या व्हाट इज़ ही अप टू जी? एक छोटी सी ब्रेक के बाद सवाल मैं कर रहा था ब्रेक पे जाने से पहले, और मैं कह रहा था कि नई डेडलाइन कादरी साहब की तरफ से आ गई है 31 दिसंबर की, कि CM पंजाब भी घर जाए, काबीना भी सारी उनकी घर जाए। व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन वन एंड? तो बड़ी अच्छी आज एक्सरसाइज हुई सेनेट के अंदर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आए, सेनेटर्स ने सवालात किए, उनको जवाबात मिले और एवरीवन वाज हैप्पी। पंजाब में एकदम कादरी साहब ने एक नया यहाँ पे डेडलाइन दे दी। व्हाई आर यू फॉर इट और यू आर अगेंस्ट इट? ना साहब, एक तो आपने पहली बात की कि सियासतदान इनपुट नहीं देते हैं खारजा पॉलिसी पर। मैं आपका दूसरा सवाल भी लूँगा, लेकिन आप अपने आप को क्लियर करें। एक हुकूमत की कारकर्दगी है, एक सियासतदानों की बात है। मैं भी एक सियासी वर्कर हूँ। अभी आपका वज़ीर आज़म इस्तांबुल जा रहा था, होना चाहिए था कि जाने से कबल या तो आल पार्टी कॉन्फ्रेंस इजलास बुलाता या कौमी असम्बली में डिस्कशन करते कि मैं बाहर जा रहा हूँ, बैतुल मुक़द्दस का मसला है, आप लोगों की राय क्या है। वो पूरे मैंडेट के साथ बाहर जाते। अब ये काम उन्होंने नहीं किया, इसलिए वो गए, उनके साथ कोई तजवीज़ नहीं थी। लेकिन मैं अर्ज़ करूँ कि पाकिस्तान को एक सियासी लीडर ने बनाया है, उसका नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना है। ये किसी जर्नेल ने, ब्रिगेडियर ने नहीं बनाया है। और अब भी अगर इस पाकिस्तान ने चलना है तो आईन, जमहूरियत और सियासत के साथ चलता है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि आप हुकूमत को, सियासतदानों को एक ही लाठी से हाँकने की कोशिश ना करें। हमने कश्मीर पर भी तजावीज़ दी है, अब इसको आगे ले जाना ये हुकूमत का काम है। हमने अफगानिस्तान के हवाले से भी तजावीज़ दी है, ये हुकूमत का काम है। थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगा, थोड़ा सा खारिजा नहीं है तो हम क्या करें? अब दूसरी पार्लियामेंट में आप तो खुद बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में आप लोग बैठे हुए हैं, पार्लियामेंट में फौज नहीं बैठी हुई, पार्लियामेंट में अवाम नहीं बैठी हुई, अवाम ने आपको भेज दिया पार्लियामेंट में। आप अपने वज़ीर आज़म को क्यों नहीं कह सकते जी इस पर डिस्कस करें? देखिए, आप वजीर की बात कर ले, वजीर आज़म की बात कर ले, हुकूमत की बात कर ले, जहां आप बात करते हैं कि तमाम लोग एक जैसे हैं, मैं इसको नहीं मानता हूं। तमाम लोग एक जैसे नहीं हैं। बाज़ लोग ऐसे हैं जो अपना खून पेश करते हैं, बाज़ लोग ऐसे हैं जो उस खून को बेचने की कोशिश करते हैं। दोनों को आप एक ही पलड़े में ना डालें। इसलिए एक कुर्बानी देता है, एक कुर्बानियों की बुनियाद पर अपने लिए बैंक अकाउंट और बंगलों में और बाहर पैसों में, खजानों में इजाफा करता है। इन दोनों में फ़र्क होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक ताहिरुल कादरी साहब का मसला है,
तारुल कादरी साहब के पार्टी के 14 लोग मारे गए, शहीद किए गए। ये अगर पार्टी के न भी होते, आम लोग भी होते, मुसलमान ना गैर मुसलमान भी होते, तब भी हमारा डिमांड यही था कि जिसने ये जुल्म किया है, कत्ल किया है, वो सियासी हो गैर सियासी, वज़ीर आला हो, वज़ीर हो या कोई आम आदमी, उसको गिरफ्तार किया जाए। ये हुकूमत अब तक को ना कर सकी और यही एक्शन, यही मामलात हमारे जमहूरी कल्चर के दामन पर एक दाग है कि हम 14 आदमियों के कातिलों को गिरफ्तार ना कर सके, उनको सजा ना दे सके और उसके FIR के लिए एक पार्टी को लाहौर से इस्लामाबाद आना पड़ता है और धरना देने पर मजबूर होते हैं। बाकी रही उनकी अपनी सियासत, उनके धरने के फैसले, उनके जलसे के फैसले, उनके डेडलाइन के फैसले, ये उनकी अपनी है। लेकिन जहां तक कातिलों को, मुजरिमों को गिरफ्तार करना, सजा देना, अंजाम तक पहुंचाने की पॉलिसी है, उसमें एज ए पाकिस्तानी हम उनके साथ है। जहां तक उनकी अपनी सियासत है तो उनकी सियासत अपनी है, जैसा वो चाहे वो चला सकते हैं। ठीक है। सो मुर्तज़ा वहाब साहब, आर यू फॉर दिस थिंग? ये जो डेडलाइन दी गई है, क्योंकि अभी आप लोगों का बड़ा मिलाप हुआ, तो आर यू फॉर दिस थिंग जो डेडलाइन दी है कादरी साहब ने इन पंजाब जी के CM पंजाब भी जाए और पूरी काबीना भी जाए? राना साहब देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रूल ऑफ लॉ में बिलीव करती है। हम चाहते हैं कि हर पाकिस्तानी कानून की नज़र में बराबर हो। जो कि अब रिपोर्ट सामने आई है, उस रिपोर्ट के अंदर इतना डैमिंग एविडेंस वज़ीर आला साहब के ख़िलाफ़ और वज़ीर कानून के ख़िलाफ़ आ चुका है। और वज़ीर आला साहब ने ख़ुद कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि अगर इन्वेस्टिगेशन के बाद मेरे ख़िलाफ़ कोई चीज़ भी साबित होती है तो मैं ख़ुद घर चले जाऊँगा। तो मैं समझता हूँ कि जो डिमांड है वो लेजिटिमेट है। शहबाज शरीफ साहब को सोचना चाहिए इस बात पे कि जो उन्होंने ख़ुद कमिटमेंट इस कौम से की थी, उस कमिटमेंट को निभाएं। क्योंकि जब मतलब ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता कि एक शख्स जो कि मर्डर ट्रायल फेस कर रहा है या जिसके ऊपर कत्ल का इल्ज़ाम है 14 लोगों को जहाँ बहक करने का, वो पंजाब का वज़ीर आला हो। तो मेरे ख्याल में हमें ताकत से इतना चिमटना नहीं चाहिए, हमें इस मुल्क को कौम का सोचना चाहिए, हमें राइट सिग्नल देना चाहिए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में और बहुत अच्छे लोग होंगे, बहुत काबिल लोग होंगे, उनमें से किसी को वज़ीर आला बना दें, गवर्नमेंट PMLN की रहे। इशू ये है कि जो बंदा उस ओहदे पर बराजमान है उसने गैर कानूनी काम किया है और उसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उसने 14 निहत्ते लोगों की जान ली है। अच्छा चले, मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा। फवाद चौधरी साहब, व्हाट इज योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस वन जी, अबाउट दिस डेडलाइन जी जो कादी साहब ने दी है? जो है डॉक्टर तारुल कादरी साहब की डेडलाइन है, हम उसको मुकम्मल सपोर्ट करते हैं। हम पहले भी कह चुके हैं कि जो भी हिकमत अमली बनाएंगे डॉक्टर तारुल कादरी, हम लोग उसका साथ देंगे, तहरीक इंसाफ उसका साथ देगी। अगर वो बाहर निकलना चाहेंगे हम उनके साथ बाहर निकलेंगे और जिस किस्म की पॉलिसी भी वो बनाएंगे वो मैं बनाएंगे। एक लाइन सिर्फ मैं ऐड करना ये चाह रहा था सिराजुल हक साहब की उसके ऊपर कि बिल्कुल बड़ा मुझे एहतराम है और सिराजुल हक साहब खैर खुद बहुत ही नफीस आदमी है, लेकिन आप ये देखें, आप पहले कश्मीर की बात कर रहे थे कि फजलुर रहमान साहब को कश्मीर का बनाया गया कश्मीर कमेटी का हेड। क्या उनके किरदार से कोई भी शख्स पाकिस्तान में सेटिस्फाइड है? और वो MMA में अब शामिल हैं, वो भी एक सियासतदान है, लेकिन कोई इनपुट है उनका कश्मीर के ऊपर? सवाल वैसे तो जमात इस्लामी जो है, वैसे तो जमात इस्लामी जो है राना साहब, वो तो आपका साथ वैसे ही छोड़ने के लिए जा रही है। अभी जनवरी में आपकी हुकूमत का साथ छोड़ देगी राना साहब। यही मैं कह रहा हूँ कि ये असेंबली में और सेनेट में 45 और कमेटियां हैं, कमेटियां वही हुकूमत करती है, न्यायी साहब से कमेटियां करती हैं। अब राना साहब देखो ना, आप अच्छा न्यायी साहब, व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस वन जी? न्यायी साहब, मेरे पे जरा की जा रही है हमारी पार्टी पे और मुझे अब जवाब देने का मौका भी नहीं मिल रहा है, तो मुझे भी थोड़ा सा मौका दिया आपको मिलेगा नहीं जी, आप देना जवाब, देना न्यायी साहब जवाब। मैं कह रहा हूँ आपने कादरी साहब की बात की, देखो कादरी साहब पहले भी आते हैं फिर आके चले जाते हैं, पता नहीं क्यों आते हैं कि मैं सांस लेने आ रहा हूँ, फिर आके चले जाते हैं। इस दफ़ा आए तो हर दफ़ा वो डेडलाइन देते हैं